आज हम आपको बताएंगे कि हमारे आसपास डिप्रेशन इतना क्यों आम है। 25 साल की मायरा कहती हैं कि मेरी नौकरी चली गई है और किराया देना नामुमकिन है। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कॉलेज की फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं। दुनिया में कोई सहारा नहीं है और ना ही कोई मेरी परवाह करता है, इसलिए मैं अक्सर ख़ुद से पूछती हूँ कि मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुई, मेरे जीने या मरने से क्या फ़र्क पड़ता है। टोरंटो में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र में अपनी पारी के दौरान जब मैं घर जाते समय ऐसी बातें सुनती हूँ तो मैं पूरे रास्ते चुप हो जाती हूँ। मैंने वैश्विक महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र में काम करना शुरू किया और वहाँ से ये जानकर चकित रह गई कि कैसे सामान्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे बनते जा रहे हैं, जब जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग चिंता या अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति के साथ साथ कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं तो मेरा शरीर कांपने लगता है। आज भी एक आम धारणा है कि इन समस्याओं के लिए हमारा जीव विज्ञान काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे जीन हमें पहले से कमज़ोर बना रहे हैं या ये समस्याएं मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं। एक रासायनिक असंतुलन है। एंटी डिप्रेसेंट को अभी भी उपचार का पहला तरीका माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इन समस्याओं का एकमात्र प्रभावी समाधान दवाओं का उपयोग है। हालांकि जॉन हैरी ने अपनी पुस्तक लास्ट कनेक्शन में इन पारंपरिक धारणाओं और भ्रांतियों का विरोध किया है। एंटी डिप्रेसेंट दवा लेने और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के अपने 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर वे कहते हैं कि अवसाद और चिंता के अधिकांश कारणों का हमारे जीव विज्ञान की तुलना में हमारे पर्यावरण और जीवन शैली से अधिक लेना देना है। इसलिए अवसाद और चिंता एक असंतुलन परिणाम है ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों के प्रति हमारी प्रक्रिया का नतीजा है। आज अवसाद और चिंता से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि का एक मुख्य कारण समाज के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ाव की बढ़ती कमी है। संबंध स्थापित करना मनुष्य के स्वभाव में है। हम कबीलों में पैदा हुए प्राणी हैं। हमें अपने प्रियजनों द्वारा पोषित और हमारे व्यक्तित्व को हमारे समाज के रंग में आकार देते हैं, लेकिन हम दुख की बात ये कहते हैं कि आज की तेज़ी से भागती दुनिया में हम अपने कबीलों से अलग हो गए हैं और एक समूह के रूप में अपने बारे में सामूहिक रूप से सोचने के बजाय अपने व्यक्तियों के रूप में अपनी सोच के कोण को संकुचित कर दिया है। आज अवसाद और चिंता से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि का एक मुख्य कारण लोगों से संपर्क की बढ़ती कमी है। वर्तमान युग में हम बार बार कहा करते थे कि हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं, किसी भी निर्भर ना रहें और अपना ख्याल रखें। इसलिए हमारा ध्यान अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने पर है। चाहे हम शादियों, पारिवारिक पुनर्मिलन या सामाजिक अवसरों पर लोगों से घिरे हों, हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि उनके साथ हमारी सार्थक बातचीत नहीं होती है। 30 साल की उम्र में एक आईटी पेशेवर के रूप में काम करने वाली सारा कहती हैं कि हम अपनी समस्याओं, खुशियों और दुखों को उनके साथ साझा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम पर मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं और फेसबुक से जुड़े लोगों की संख्या कमोबेश इतनी ही है, लेकिन जब मैं मानसिक और भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रही थी तो मैंने महसूस किया कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसका उपयोग मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कर सकती। मैंने ख़ुद को बहुत अकेला पाया और महसूस किया कि ये सारी दोस्ती कितनी बेईमानी है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र जैसी सेवाएं किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी और सबसे उपेक्षित मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को पूरा करती है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है कि आपको देखा और सुना जाए। अकेलापन, रिश्तों की समस्या, क्रोध पर नियंत्रण की कमी, आत्महत्या के विचार, स्कूल या कार्यालय में समस्या और विभिन्न चीज़ों की लत जैसे कारणों के लिए लोग इन केंद्रों से फ़ोन पर संपर्क करते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। 40 साल की डोरिन अपनी 2 बेटियों को बिना पति के अकेला पाल रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में इस बात के महत्व को स्वीकार करते हुए किसी को उसकी बात सुनने के लिए वो खुश हैं। जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसके बारे में बात करना बहुत सुकून देता है। अगर तुम यहाँ मेरी बात सुनने के लिए नहीं होते तो मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ जाती और क्या करती। सार्थक संबंधों की कभी हमें चिंता और अवसाद के प्रति संवेदनशीलता बनाती है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई अध्ययनों से पता चला है कि आप जितने अधिक भौतिकवादी और लालची होंगे उतने ही आप भ्रम और उदासी से पीड़ित होंगे। आईफोन या वेतन वृद्धि जैसी भौतिक चीज़ें शुरुआत में खुशी प्रदान कर सकती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये चीज़ें भी पुरानी हो जाएंगी और स्थायी सुख नहीं देंगी और न ही आप अपना जीवन पूरी तरह से जीने लगेंगे।
सामाजिक तुलनाओं और आत्म उन्नति के दबाव, जैसे कि कौन सी कार चलाना है या अपने बच्चे की शादी कितनी भव्य होना है, ऐसे विचार आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं और अवसाद और चिंता की भावनाओं को तेज़ करते हैं। दुर्भाग्य से ये एक समाज के रूप में हम वही काम कर रहे हैं जो फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए करता है। जिस प्रकार बाज़ार का भोजन हमारी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, उसी तरह बाज़ार मूल्य हमारी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। 41 साल के सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव एडम कहते हैं कि मेरे पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, यह अत्याधुनिक बिजली के उपकरणों और कारों के साथ एक अद्भुत घर है, लेकिन मुझे अभी भी हर सुबह बिस्तर से उठने में मुश्किल पैदा होती है। 136 देशों में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए खुशी के 2010 के एक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे खुश लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीते हैं। दूसरों का भला करने से हमारी शरीर को सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसी हार्मोन का स्तर बढ़ता है और जो तनाव और चिंता के स्तर को कम करता है। एक अधेड़ उम्र की वकील मारिया कहती हैं कि काम से कोई उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ एक कर्तव्य है जिसे मुझे निभाना है। मैं निराश हूँ, लेकिन वकील बनने में मैंने जो समय और पैसा खर्च किया उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं फंस गई हूँ और यही अब मुझे करना है। एक नौकरी के प्रति प्रतिबद्धता जो आपके कौशल को विकसित करती है, आप में ऊर्जा की भावना पैदा करती है। इसके लिए ऐसी नौकरी खोजना महत्वपूर्ण है जो आपकी आत्माओं को जीवित रखें। बेशक हर किसी को ये वो नौकरी नहीं मिलती जो वे चाहते हैं और जीवन दान करने के लिए दृढ़ता के महत्व का समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन मानवीय संबंध इन स्थितियों में मददगार हो सकते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम अकेले नहीं रह सकते। टीम वर्क और ऐसे लोगों से दोस्ती रखना है जो हमारी मदद भी करें और हम उनकी मदद करें। धन्यवाद।